Good morning, dear students. Welcome you all in this class. So far we studied how the peddler stole the money. After stealing the money, he got himself lost in the woods. The peddler walked through different paths in the big and confusing forest. He soon realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once, he realized his thoughts about the world being a rat trap. He realized that the whole forest was like a prison from which he would never escape. Now it's time to explain the next para of this lesson. It was late in December. दिसंबर के अंतिम दिनों में डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडेड ओवर द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में पहले से ही अंधेरा पसरा हुआ था, अंधेरा था, फॉरेस्ट बहुत अंधेरा लग रहा था. दिस इंक्रीज्ड द डेंजर. इससे उस ट्रैम्प का खतरा और बढ़ गया. ये जो रेड ट्रैप बेचने वाला जो आदमी है, जो जंगल में फंस गया है, जंगल के अंधेरे से उसको और ख़तरा महसूस होने लगा. एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. और इस डार्कनेस ने उसके ग्लूम को मीन्स उसकी उदासी को एंड डिस्पेयर उसकी निराशा को और इंक्रीज कर दिया और बढ़ा दिया. फाइनली ही सॉ नो वे आउट. अंततः उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखा. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. और वह वहीं ज़मीन पर गिर गया. टायर्ड टू डेथ. इतना थका हुआ था उसको लगा कि अब वह मर जाएगा. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. उसे लगा कि उसका अंतिम समय आ गया था. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड. जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन के ऊपर रखा, ही हर्ड अ साउंड. उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी. अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. और ये जो आवाज़ थी ये एक कठोर रेगुलर पीटने की आवाज़ थी. किसी चीज़ को पीटा जा रहा था. देयर वॉज नो डाउट. इस बात में कोई डाउट नहीं था एज टू वट दैट वॉज, कि ये थम्पिंग की जो साउंड थी ये क्या थी. उसे समझ में आया. ही रेज्ड हिमसेल्फ. उसे कुछ उम्मीद लगी. उसने अपने आप को उठाया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स. ये जो थम्पिंग थी ये हैमर स्ट्रोक थे. ये किसी हथौड़े के पीटने की आवाज़ें आ रही थी. बाय ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. गॉट अप. उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई. गॉट अप. खड़ा हुआ. एंड स्टेगर्ड. और स्टेगर्ड थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ. इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. जिस डायरेक्शन से वो साउंड आ रही थी उसी डायरेक्शन की ओर लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा. द रैम्सजोस आयरन वर्क्स. यह जो था रैम्सजो का आयरन वर्क था, रैम्सजो का लोहे का कारखाना था. विच आर नाउ क्लोज डाउन. जो अब बंद हो गया है. वर नॉट सो लॉन्ग एगो. बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको. अ लार्ज प्लांट. बहुत बड़ा प्लांट था ये, बहुत बड़ा कारखाना था. विद स्मेल्टर. इसमें विद स्मेल्टर. स्मेल्टर मीन्स अ मिल where metal is extracted from iron ore. एक ऐसी मिल जिसमें से आयरन ओर से मेटल को अलग किया जाता है. धातु को आयरन ओर से अलग करने के लिए जो मिल होती है उसको स्मेल्टर कहते हैं. इस प्लांट में स्मेल्टर था, रोलिंग मिल था एंड एक फोर्ज, बहुत बड़ा फोर्ज था. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्स एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल. जब गर्मियों का समय होता था तो इसमें जो बार्ड्स होते थे लाइक बोट एंड स्काउस लाइक डिंगीज. ये जो बोट और डिंगी होते थे ये भरे होते थे, हैवीली लोडेड, बहुत ज़्यादा वजन से भरे होते थे. स्लिड डाउन द कैनल. और कैनल में चलते थे, मतलब इतना सारा सामान लेके ये डिंगी और बोट्स यहाँ से चलते थे. विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक. जो कैनल कहाँ जाती थी, एक बड़ी सी इनलैंड लेक में जाती थी. एक ऐसी लेक जो चारों ओर से ज़मीन से घिरी हो. तो ये कैनल में गर्मियों के टाइम में बोट्स एंड डिंगी चला करती थी जिसमें हैवीली लोडेड सामान होता था. एंड इन द विंटर टाइम. और विंटर के समय द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक. मिल के आसपास की जो सड़कें थी वो बिल्कुल काली हो जाती थी. फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट. जितना भी कोयले का डस्ट होता था उससे. विच शिफ्टेड डाउन
फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कहाँ से निकलता था? कोल डस्ट निकलता था किससे? चारकोल क्रेट से। बड़े बड़े चारकोल के क्रेट्स होते थे, उनमें से इनको शिफ्ट की करके उन क्रेट से छन के ये कोल की जो डस्ट थी ये सड़कों में गिर जाती थी और इस कोल की डस्ट से पूरी सड़कें मिल के आसपास की काली हो जाया करती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस से ठीक पहले लॉन्ग डार्क इवनिंग के दौरान द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर एक बड़े से फोर्ज में बैठे थे। फोर्ज मीन्स जहाँ पर ब्लैक स्मिथ, जहाँ पर लोहे का सामान रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्ज। एक बड़े से फोर्ज में बैठे थे मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर नियर द फर्नेस, भट्टी के पास, भट्टी जहाँ पर लोहे को गर्म किया जाता है। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वे लोग पिग आयरन का वेट कर रहे थे, कच्चे लोहे का वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग पर रखा गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिसको एनविल पर रखे जाने के लिए तैयार किया जाना था। एनविल इज़ अ हैवी आयरन ब्लॉक ऑन विच मेटल कैन बी हैमर्ड। एनविल एक आयरन का बड़ा सा ब्लॉक होता है जिसके ऊपर कोई भी मेटल, कोई भी जैसे लोहा है, उसको रखा जाए और उसको पीट कर फिर उसको आकार दिया जाए, तो उस जिसमें उसको रखा जाता है उस ब्लॉक को एनविल कहा जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, हर थोड़ी थोड़ी देर में वो दोनों में से कोई एक उठता। टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी आयरन की छड़ी से, आयरन बार से ग्लोइंग मास को, इस चमकते हुए मास को वो क्या करते थे? स्टिर करते थे, पलटते थे। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स में वापस आ जाते थे। ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, और जब वापस आते थे उनके शरीर से पसीना टपक रहा होता था। दो एज वॉज द कस्टम, जैसा कि कस्टम है, कस्टम के अनुसार ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वह केवल एक लॉन्ग शर्ट पहनते थे। एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और पैरों में शूज पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, हर समय फोर्ज में कई तरीके की आवाज़ों को सुना जा सकता था। द बिग बैलोज ग्राउंड, बड़ी बड़ी बैलोज, जो बड़ी धोकनियाँ होती हैं जिनसे धुआं बाहर जाता है फैक्ट्रीज में, उनके ग्राउंडिंग की आवाज़। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलते हुए कोयले की चटकने की आवाज़ें सुनाई देती थी। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter, और जो फायर बॉय था वो ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ फर्नेस के मॉ में, फर्नेस के मुंह में चारकोल को डालता था। आउटसाइड, और बाहर से रोड द वाटरफॉल, बाहर से वाटरफॉल के गिरने की आवाज़ आती थी, झरना गिरता था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और बड़ी तेज़ी से चलने वाली नॉर्थ की विंड विप्ड द रेन, रेन को विप करती थी, रेन को चाबुक की तरह मारती थी। अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो बारिश ब्रिक टाइल्ड रूफ में गिरती थी। रूफ में जो बारिश गिरती थी, गिरती हुई बारिश को नॉर्थ से चलने वाली जो विंड है वो बिल्कुल चाबुक की तरह मार देती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज that the blacksmith didn't notice that a man had opened the gate and entered the forge. इतनी सारी आवाज़ें जो चल रही थी, फोर्ज में ऑलरेडी बहुत सारी आवाज़ें थी, उसके बाद फोर्ज के बाहर बहुत सारी आवाज़ें थी। इन सारी आवाज़ों के चलते ब्लैक स्मिथ ने नोटिस ही नहीं किया कि कोई आदमी गेट के अंदर प्रवेश कर गया है, किसी आदमी ने दरवाज़ा खोला है और दरवाजे के अंदर आ गया है। इस बात की बिल्कुल भी जानकारी इस ब्लैक स्मिथ को नहीं थी, बिकॉज ऑफ द साउंड्स, जो जितनी साउंड्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी उनकी वजह से। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वह बाहर से आया व्यक्ति फर्नेस के पास बिल्कुल ब्लैक स्मिथ के सामने बगल में नहीं खड़ा हो गया, तब तक उसको पता नहीं चला कि अंदर कोई व्यक्ति आ गया है।
Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty panes. निश्चित रूप से यह कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, यह कोई असाधारण बात नहीं थी कि ये जो वेगाबॉन्ड्स होते हैं, आवारा लोग होते हैं, इनको घूमते घूमते रात काटने के लिए कोई बेहतर जगह मिले। वे लोग ये जो फोर्ज हैं इनकी ओर भी आकर्षित हो जाते थे और सूटी पेंस से, जो काली कोठरी होती थी जहाँ बिल्कुल कालिक लगी होती थी, कोयले की कालिक, ऐसे सूटी पेंस से जो लाइट निकलती थी उस लाइट से भी ये आकर्षित हो जाते थे। मीन्स ये सूटी पेंस से निकलने वाली लाइट को देखकर भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, और क्या करते थे, वहाँ आ जाते थे अपने आप को वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए ये लोग उधर भी चले जाते थे। मीन्स रात काटने के लिए अगर इनको कोई भी जगह मिलती थी तो ये लोग चले ही जाते थे। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, ब्लैक स्मिथ ने यूं ही देखा, कैजुअली देखा, क्योंकि उसको आदत थी देर रात तक कोई ना कोई वेगाबॉन्ड्स आ ही जाते थे, तो उसने कैजुअली देखा। एंड इंडिफरेंटली, बड़ी उदासीनता से, एट इंट्रूडर, ये जो घुसपैठिया आ गया था, अचानक से जो आया था इंट्रूडर, इसकी ओर बहुत इंडिफरेंटली देखा और बहुत कैजुअली देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वह वैसा ही दिखता था जैसा उसके टाइप के लोग अक्सर दिखा करते थे। विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैक्स एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, लंबी सी दाढ़ी, गंदे कपड़े और बहुत सारे बंच ऑफ रेड ट्रैप्स को उसने अपने सामने टांग रखा था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, द ट्रैम्प आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने अपने रात बिताने के लिए उनसे परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड, और ये जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था इसने गर्दन हिला दी। अ हॉटी कंसेंट, बड़ी गर्व भरी रजामंदी के साथ, हॉटी कंसेंट के साथ उसने अपनी गर्दन हिलाई। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द उससे नहीं कहा। द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग आइदर, ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम हेयर टू टॉक, वो यहाँ बात करने थोड़ी आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, अपने आप को थोड़ा गर्म करने और सोने आया था, इसीलिए उसने कोई बात नहीं करी। इन दोज डेज द रैम्सजोस आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनिएंट आयरन मास्टर, उन दिनों रैम्सजो का आयरन मिल एक बहुत ही प्रोमिनिएंट, बहुत फेमस आयरन मास्टर ने ले रखा था, इसका मालिक वही था अभी। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिसका एकमात्र उद्देश्य था अच्छा लोहा मार्केट में भेजना। He watched both night and day, वो दिन रात देखता था। To see that the work was done as well as possible, यह देखने के लिए कि काम जितना संभव हो सके उतना अच्छा हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस समय, ही केम इन टू द फोर्ज, वह फोर्ज में आया था। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, रात के इंस्पेक्शन के जो राउंड्स चलते थे उस राउंड में वो अभी निरीक्षण करने आया था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रगामुफिन, यह बड़ी स्वाभाविक बात थी कि अंदर कोई असाधारण व्यक्ति कोई बैठा है तो उस पर नज़र जाती थी। उसकी भी नज़र उस लंबे से रगामुफिन पे पड़ी, एक ऐसे इंसान पे जिसने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। Who had eased his way so close to the furnace, जो इतना फर्नेस के पास में बैठा हुआ था। That steam rose from his wet rags, कि उसके गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी, इतना पास बैठा हुआ था। The iron master did not follow the example of the blacksmiths, आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। जैसा ब्लैक स्मिथ ने किया था वैसा व्यवहार आयरन मास्टर ने बिल्कुल नहीं किया। ब्लैक स्मिथ ने क्या किया था? ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, ये जो ब्लैक स्मिथ है इसने स्ट्रेंजर की ओर मुश्किल से ही ध्यान दिया था, इसने स्ट्रेंजर की ओर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया जैसा ब्लैक स्मिथ ने किया था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, आयरन मास्टर उसके पास गया,
लुकड हिम वेरी केयरफुली, उनको बड़ी केयरफुली देखा, देम टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसकी जो थोड़ी सी मुड़ी हुई सी हैट थी, स्लाउच हैट थी, टू गेट, उसको हटा दिया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वह उसका चेहरा आसानी से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील सोलोफ, ही सेड, आयरन मास्टर ने बोला, निसंदेह तुम नील सोलोफ हो। हाउ यू डू लुक, कैसे दिखते हो तुम। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, ये रेड ट्रैप जो सेलर था, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर रैमजो, इसने रैमजो के आयरन मिल में कभी भी आयरन मास्टर को नहीं देखा था, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज, और वह उसका नाम तक भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम, उसको अचानक लगा, दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि अगर ये जेंटलमैन ये सोचता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि यह उसका पुराना परिचित है, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो शायद वह उसको कुछ क्रोनर, कुछ पैसा दे सकता था। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए वह उसको तुरंत धोखा नहीं देना चाहता था। यस गॉड नोज, ईश्वर जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, उसने बोला, मेरे साथ कितनी बुरी चीज़ें हो गई, मैं किस्मत का बहुत मारा हूँ। हाउ अनलक्की आई एम, और मेरे साथ ये सब हो गया, ऐसा उसने आयरन मास्टर को बताया। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, आयरन मास्टर बोला कि तुमको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं उस समय सर्विस में होता तो इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, ऐसा होता ही नहीं। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस ये जो जागीरदार का घर था, मैनर हाउस में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उस घर के ओनर का अपने आप को रेजिमेंटल कॉमरेड के रूप में सम्मानित पाना, अपना जो आदर सत्कार था वो रेजिमेंटल एक सेना के साथी के रूप में पाना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इससे ट्रैम्प थोड़ा खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा कि ये थोड़ा गलत हो रहा है, वो तो रेजिमेंट में काम ही नहीं करता था, लेकिन आयरन मास्टर उसको रेजिमेंट का कोई उसका अपना कॉमरेड मान रहा था, और उसको बोल भी रहा था कि तुमने रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, और ये सब करके उसको अपने घर ले आए। लेकिन जो ट्रैम्प है उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, वो खुश नहीं था। नाउ इट्स ऑल फॉर दिस थर्ड पार्ट, वॉज द नेक्स्ट पार्ट for the rest of the text. Till then, take care. Have a good day.